एबी क्लासेस सुल्तानपुर में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋषभ सिंह करंट की दूसरी क्लास के साथ आपके सामने आया हूं। तो करंट की हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं लिखता हूं करंट की। हाल ही में कौन सा देश है, हाल ही में कौन सा देश जिसने अपने यहां स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? हाल ही में कौन सा ऐसा देश है जिसने अपने यहां स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? ये हमारा क्वेश्चन हो गया कि हाल ही में वह कौन सा देश है जिसने अपने यहां स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। तो वो देश है पेरू। पेरू एक देश है जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत एक देश आता है पेरू। और अभी हाल ही में पेरू ने अपने देश में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा करती है। स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी है। आप पूछेंगे सर स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा क्यों कर दी है? क्योंकि यहां पर डेंगू तेजी से फैल रहा है। डेंगू तेजी से फैल रहा है, इसके कारण से इसने कर दिया। आप कहेंगे सर डेंगू यहां तेजी से क्यों फैला? क्योंकि यहां पर पेरू में एक जलधारा बनती है। उस जलधारा का नाम है अल नीनो। और जो अल नीनो नामक जलधारा है ये एक गर्म जलधारा है। और गर्म जलधारा के कारण मच्छरों की संख्या बढ़ती है। तो यहां पर मच्छरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मच्छरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। तो अभी हाल ही में पेरू ने अपने यहां स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी है। उसके पीछे का कारण दिया जा रहा है कि डेंगू तेजी से फैल रहा है। डेंगू क्यों फैल रहा है यहाँ पे? क्योंकि यहां पर एक गर्म जलधारा बहती है जिसका नाम है अल नीनो। और ये मच्छरों की संख्या में क्या कर देती है? वृद्धि कर देती है। अब देखिएगा ये जो पेरू है, इस पेरू की जो राजधानी है उसका नाम है लीमा। पेरू की राजधानी है लीमा। पेरू एक देश के साथ सीमा बनाता, उस देश का नाम है बोलीविया। बोलीविया। और पेरू और बोलीविया की सीमा पर एक झील स्थित है जिसे आप कहते हैं टिटिकाका झील। की सीमा पर एक झील स्थित है जिसे हम कहते हैं टिटिकाका झील। और इसी बोलीविया की जो राजधानी है उसका नाम है लापाज, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी है। दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी, दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी। और इसके अलावा ये जो बोलीविया है वो एक खनिज होता है जिसका नाम टिन, इसके लिए बड़ा प्रसिद्ध है। टिन के लिए प्रसिद्ध है। तो मैंने आपको बताया कि अभी हाल ही में एक देश है पेरू जिसने अपने यहां स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी है। स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा इसलिए की क्योंकि यहां पर डेंगू बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। डेंगू एक वायरस होने वाला रोग होता है, जीनस वायरस करके एक होता है। उस कारण से हमको कौन सा रोग होता है? डेंगू होता है। और डेंगू जो होता है उसमें आपको बुखार आता है, टेम्परेचर आपके शरीर का बढ़ जाता है। तो डेंगू एक वायरस होने वाला रोग है, आप ये जानते रहेगा। यहां पे मच्छरों की संख्या बढ़ रही, किस रीजन से बढ़ रही? क्योंकि यहां पर एक जलधारा बहती है, जलधारा का नाम है अल नीनो, जो कि कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। आप जानते रहिएगा यहां पे इस अल नीनो के कारण लगभग 31,000 के आसपास डेंगू की शिकायत आई है कि लोग डेंगू से पीड़ित हैं। और जिनमें 32 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस वजह से पेरू की सरकार ने पेरू में क्या घोषित कर दिया भैया? स्वास्थ्य
आपातकाल की घोषणा करते हैं। इसी पेरू की सीमा लगती है एक देश से, उस देश का नाम है बोलीविया। अब बोलीविया और पेरू की सीमा पर एक झील पड़ता है, उस झील का नाम है टिटिकाका झील। इसी बोलीविया की जो राजधानी है लापाज, ये दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी है। और इसी बोलीविया में पाया जाता है एक खनिज जिसका नाम है टिन, जो कि प्रसिद्ध है टिन के लिए। इतनी बात आप जानते रहिएगा। और देखिएगा, मैंने बताया जब पेरू है ये किस महाद्वीप का देश है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। इसी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है अर्जेंटीना। और ये अर्जेंटीना है, इसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स। 2018 का जो पेपर हुआ था यूपी पुलिस में, उसने अर्जेंटीना की राजधानी पूछी थी, उसने ब्यूनस आयर्स। और इस बार 2024 का जो पेपर हुआ जो कि रद्द हो गया, उसने पूछा कि वह कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया। तो वो देश कौन सा है आपका? अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना वह देश है जिसने ब्रिक्स में शामिल होने से क्या कर दिया? आपका मना कर दिया है। इसके अलावा आप जानते रहिएगा, अर्जेंटीना एक घास के मैदान के लिए भी जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं पंपास घास का मैदान। तो अर्जेंटीना पंपास घास के मैदान के लिए भी जाना जाता है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर हम दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका में एक देश और पड़ता है, उस देश का नाम है कोलंबिया। उस देश का नाम है कोलंबिया। कोलंबिया एक ऐसा देश है जो 2 महासागरों से सीमा बनाता है। एक महासागर है आपका प्रशांत और एक महासागर है आपका अटलांटिक। अटलांटिक 2 महासागरों से सीमा बनाता है। एक प्रशांत महासागर से सीमा बनाता है, एक अटलांटिक महासागर से भी सीमा बनाता है। और इसी कोलंबिया की राजधानी है बोगाटो। इसकी राजधानी बोगाटो है, जहां पे एक सम्मेलन हुआ था। वो सम्मेलन किसके लिए हुआ है? रिवर डॉल्फिन के लिए सम्मेलन हुआ है। रिवर डॉल्फिन के लिए एक सम्मेलन हुआ है, बोगाटो सम्मेलन। तो आपने देखा कि मैंने एक क्वेश्चन में आपको इतनी सारी बातें बताई। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि वह कौन सा देश है जिसने अपने यहाँ स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की। तो वह देश है पेरू। पेरू किस महाद्वीप का देश है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। और मैंने आपको बताया कि पेरू में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई। क्यों की गई? क्योंकि यहाँ डेंगू तेजी से फैल रहा है। डेंगू वायरस से होने वाला एक रोग है, जेनस के कारण। डेंगू क्यों यहाँ पे फैल रहा है? क्योंकि यहाँ पे गर्म जलधारा पाई जाती है जिसका नाम है अल नीनो, और ये मच्छरों की संख्या में क्या कर देता है? वृद्धि। पेरू की सीमा एक देश से लगती है जिसका नाम है बोलीविया। बोलीविया और पेरू की सीमा पे एक झील है जिसका नाम है टिटिकाका झील। और बोलीविया की जो राजधानी इसका नाम है लापाज, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी है। यहीं पे एक देश पाया जाता है अर्जेंटीना, जिसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है। और अर्जेंटीना ने भी हाल ही में ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया था। ये 2024 यूपी पुलिस वाले में पूछा गया, जो रद्द हुआ आपका। और अर्जेंटीना में घास का मैदान पाया जाता है, इसे हम कहते हैं पंपास घास का मैदान। यहीं पे एक मरुस्थल पाया जाता है, इसे पेटागोनिया का मरुस्थल भी कहा जाता है। इसके अलावा मैंने बताया कि बोलीविया में आपका टिन पाया जाता है, टिन के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। पेरू की राजधानी मैंने बताया आपको लीमा है। फिर मैंने बताया इसी दक्षिण अमेरिका में एक देश और है कोलंबिया, जो 2 महासागरों को टच करता है। एक महासागर प्रशांत है, एक महासागर आपका अटलांटिक है। कोलंबिया की राजधानी बोगाटो है। और बोगाटो में भी हाल ही में एक सम्मेलन हुआ था जिसे हम कहते हैं रिवर डॉल्फिन सम्मेलन। ये सारी जो मैंने बातें बताई ये आपको संबंधित मैंने बताई पेरू से। और ये जानते रहिएगा कि डेंगू के कारण आपका जो प्लेटलेट्स होता है, जैसे आप बिम्बाणु भी कहते हैं, प्लेटलेट्स की मात्रा धीरे धीरे क्या होने लगती है? कम होने लगती है। ये सारी बातें होंगी आपकी पहले क्वेश्चन से। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे आपसे चर्चा करते हैं। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं आपकी। देखिए, अब दूसरे क्वेश्चन की चर्चा मैं आपसे करूं तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या आपका। दूसरा क्वेश्चन कहता है आपका कि अभी हाल ही में ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय ने किस भारतीय को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया? नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया। तो क्वेश्चन आपका कि ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय ने अभी हाल ही में किस भारतीय को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया? तो देखिएगा, अभी जो हाल ही में यहाँ के नए नए राजा बने उनका नाम है किंग चार्ल्स तृतीय।
किंग चार्ल्स तृतीय। और इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान एक भारतीय को नाइटहुड की उपाधि दी जिसका नाम है सुनील कुमार मित्तल। इनको अभी हाल ही में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। जो सुनील कुमार मित्तल है, ये हमारे यहाँ एक कंपनी है, आप जानते हैं एयरटेल कंपनी, इस कंपनी के मालिक हैं आपका। तो एयरटेल कंपनी के मालिक सुनील कुमार मित्तल को अभी हाल ही में ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय के द्वारा क्या दिया गया, नाइटहुड की उपाधि दी गई। आप जानते हैं इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो किंग चार्ल्स तृतीय से पहले यहाँ की जो रानी थी उनका नाम था महारानी एलिजाबेथ। ठीक, महारानी एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ। और महारानी एलिजाबेथ ने भी भारतीयों को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया, जिसमें आप जानते हैं टाटा कंपनी के ओनर रतन टाटा, इसके अलावा आप जानते हैं पंडित रविशंकर, और एक व्यक्ति और हैं जिनका नाम है जमशेद ईरानी। इन 3 व्यक्तियों को भी नाइटहुड की उपाधि दी गई है। लेकिन ये उपाधि देने वाली कौन थी, महारानी एलिजाबेथ। और ये जो सुनील कुमार मित्तल, ये पहले भारतीय जिनको कितने दिया, किंग चार्ल्स तृतीय ने दिया। तो किंग चार्ल्स तृतीय ने अपने कार्यकाल में पहले किसी भारतीय को नाइटहुड की उपाधि सम्मानित किया, तो कौन है, सुनील कुमार मित्तल। इसके अलावा हम बात करें आपका, आप जानते हैं जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन की राजधानी की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। और आप जानते हैं कि लंदन से होकर के एक रेखा गुजरती है जिसे हम कहते हैं ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा ये लंदन से होकर के गुजरती है। इसी ग्रीनविच रेखा को आप अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं। आप जानते हैं इस ग्रीनविच रेखा से जो भारत का समय वो कितना घंटे आगे चलता है, 5.5 घंटे आगे चलता है भारत का समय। तो ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय ने किस भारतीय को नाइट की उपाधि धारण दी और किस भारतीय को नाइटहुड की उपाधि दी, तो किंग चार्ल्स तृतीय ने भारतीय सुनील कुमार मित्तल को नाइटहुड की उपाधि दी। ये जो सुनील कुमार मित्तल किस कंपनी के मालिक हैं, एयरटेल कंपनी के मालिक हैं। इससे पहले यहाँ की जो महारानी थी, महारानी एलिजाबेथ, जिनकी भी हाल ही में डेथ हुई, उन्होंने रतन टाटा, पंडित रविशंकर और जमशेद ईरानी को भी सम्मानित किया था। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है ग्रीनविच रेखा। इसी को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं। और ये भारत के समय से कितना घंटे आगे चल रहा है, भारत इसके समय से 5.5 घंटा आगे चलता है। और देखिएगा, अगर हम बात करें इतिहास में, बात करें अंग्रेजों के समय की बात करें, तो हमारे यहाँ आप जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, इनको भी अंग्रेजों ने उपाधि दे रखी थी। किसकी उपाधि दी थी, नाइटहुड की उपाधि दी थी। लेकिन इन्होंने जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो इन्होंने इस उपाधि को छोड़ दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ तो इन्होंने इस उपाधि को छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया, आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आप ये भी जानते रहिएगा, जो रविन्द्रनाथ टैगोर है ये एशिया के पहले व्यक्ति हैं, एशिया के पहले व्यक्ति, एशिया के पहले व्यक्ति जिन्हें साहित्य में नोबेल मिला है, जिन्हें साहित्य में नोबेल मिला है। आपका साहित्य में नोबेल, साहित्य में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। और इनकी जो पुस्तक थी उसका नाम था गीतांजलि, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इस बात को आप जानते रहिएगा। इसके अलावा अगर हम इतिहास की बात करें तो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने एक उपाधि दे रखी थी, केसरे हिंद की उपाधि दी थी उन्होंने, केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। और ये उपाधि उन्होंने वापस कर दिया था जब 1920 में उन्होंने शुरू किया था असहयोग आंदोलन। तो इस समय उन्होंने इसको क्या कर दिया था, वापस कर दिया था। ये भी ध्यान में आप रखिएगा। बाकी आप जानते हैं कि जो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि देने वाले थे रविन्द्रनाथ टैगोर, और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि देने वाले व्यक्ति थे महात्मा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस 1919 में जब IAS का पेपर दिए थे तो उनकी 4वीं रैंक थी। ये भी ध्यान में रखिएगा आपका। ठीक, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका कि ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय ने
किस भारतीय को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया? तो आप ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं रफ कर देता हूं। अब जो अगला क्वेश्चन है वो आपका संबंधित है इसरो से। इससे संबंधित हम क्वेश्चन करेंगे कि इसरो के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि इसरो क्या कहता है आपको। ठीक, क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की नींव कहाँ रखी गई? कहाँ रखी गई? ठीक, तो इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की नींव कहाँ रखी गई, हमको ये जानना। कहने का मतलब ये है कि आप जानते हैं कि इसरो समय समय पर तमाम व्हीकल को लॉन्च करता है, तमाम सैटेलाइट को लॉन्च करता है, तो उसके लिए किसी न किसी स्थान का वो प्रयोग करता है। जैसे अभी जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो हम प्रयोग कर रहे हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, और ये सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र ये पड़ता है श्रीहरिकोटा द्वीप पे, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और ये पहला हमारा स्पेस पोर्ट है इसरो का। अब दूसरा हम बना रहे हैं, और दूसरा जो बना रहे हैं वो तमिलनाडु में बना रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की नींव जो रखी गई है वो रखी गई आपका तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में रखी गई। और तमिलनाडु में भी कहाँ रखी गई? तमिलनाडु का एक स्थान है जिसका नाम है कुलशेखरपट्टनम, यहाँ पे रखी गई। कुलशेखरपट्टनम में ये न्यू रखी गई, और यहाँ से क्या किया जाएगा? यहाँ से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। यहाँ से हम सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे आपका। तो ये तो दूसरा है। तो इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की न्यू कहाँ रखी गई? तो तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टनम में रखी गई। यहाँ से हम क्या लॉन्च करेंगे? सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए पहला स्पेस पोर्ट कौन सा है, तो जो पहला स्पेस पोर्ट है भैया वो है आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है आपका। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में, और ये कहाँ पड़ता है भैया? ये पड़ता है आपका श्रीहरिकोटा द्वीप पर पड़ता है। और ये जो श्रीहरिकोटा द्वीप है ये द्वीप पड़ता है भैया आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे है। तो जो इसरो का पहला स्पेस पोर्ट है वो श्रीहरिकोटा द्वीप पर है आपका, श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जहां से हम क्या करते हैं? सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। लेकिन अब दूसरा हमने न्यू रख दिया है, वो कहाँ रखा है? तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टनम में रखा है। या तो भी हम सैटेलाइट को क्या करेंगे? लॉन्च करेंगे। अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं इसरो की, तो इसरो का फुल फॉर्म होता है भैया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसरो की स्थापना की बात की जाए तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1869 ईस्वी को। 15 अगस्त 1869 ईस्वी को। और इसरो के जो पहले चेयरमैन हैं उनका नाम है विक्रम साराभाई। फर्स्ट चेयरमैन विक्रम साराभाई, ये इसरो के पहले चेयरमैन है विक्रम साराभाई। और इन्हीं के नाम पे एक स्पेस सेंटर भी है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, और ये पड़ता आपका केरल में, केरल के तिरुवनंतपुरम में आपका विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ये विक्रम साराभाई के पिता हैं अंबालाल साराभाई, जिनके समय में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन किया था, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तो फर्स्ट चेयरमैन विक्रम साराभाई। अगर वर्तमान चेयरमैन की बात करें हम, तो बड़ा चर्चे में रहते हैं वर्तमान चेयरमैन जो, उनका नाम आपका सोमनाथ, और इनकी एक पुस्तक बड़ी समय चर्चा में है। उस पुस्तक का नाम है शेर जिसने चांदनी पी ली। शेर जिसने चांदनी पी ली, ये इनकी पुस्तक है, बड़ी चर्चा में रहती इस समय, इसको भी ध्यान में आप रखेंगे। तो मैंने इसरो के बारे में क्या बताया कि इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की नींव कहाँ रखी गई? तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टनम में रखी गई। क्या कार्य किया जाएगा? यहाँ से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। पहला स्पेस पोर्ट कौन सा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जो कि श्रीहरिकोटा द्वीप पर आंध्र प्रदेश में है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर केरल में पड़ता है आपका।
मैंने बताया फर्स्ट चेयरमैन इसरो के थे विक्रम साराभाई, वर्तमान में सोमनाथ हैं, और इनकी पुस्तक का नाम है शेर जिसने चांदनी पी ली। ये बात मैंने आपको बता दी। कुछ चीज़ें और आपको बता दे रहा हूँ मैं इसरो से भी, क्योंकि चर्चा में इस समय इसरो, तो थोड़ा सा ध्यान में आप रखिएगा कि अभी हमारी इसरो के द्वारा ही आप जानते हैं एक मिशन को लॉन्च किया गया था जिसे हम कहते हैं चंद्रयान 3, चंद्रयान 3। और इसको जिस रॉकेट से लॉन्च किया था उस रॉकेट का नाम था LVM 3 M4। इससे लॉन्च किया था हमने। कब लॉन्च किया? तो लॉन्च किया था हमने इसको 14 जुलाई 2023 को। और ये कब पहुंच गया चंद्रमा पर? 23 अगस्त 2023। इसी वजह से 23 अगस्त को मनाते हैं राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ये मनाते हैं। ठीक। और हम बात करें, हमने एक मिशन और भेजा था आदित्य L1। इसको हमने लॉन्च किया आपका आदित्य L1 को PSLV C57 से। कब लॉन्च किया था इसको? इसको हमने लॉन्च किया था 2 सितंबर 2023 को, और ये पहुंचा था 6 जनवरी 2024 को, ये भी जानते हैं। इसके अलावा हमने अभी हाल ही में एक मिशन को लॉन्च किया, इसे कहते हैं एक्सोसैट। इसको हमने लॉन्च किया PSLV C58 से। एक और मिशन हमने लॉन्च किया जिसे हम कहते हैं GSAT-20। इसको हमने लॉन्च किया फाल्कन 9 से। ये अमेरिका के स्पेसएक्स में उसका फाल्कन 9। ठीक। तो चंद्रयान 3 LVM 3 M4 14 जुलाई 2023 से 23 अगस्त 2023, आदित्य L1 PSLV 57, एक्सोसैट PSLV C58, GSAT-20 फाल्कन 9, ये सब हमने लॉन्च किया आपका। ये इतना आप ध्यान में रखिएगा। एक और आपको मैं लिख देता हूँ। ठीक। ये भी आपको पोएम 3 से आपका ये भी लॉन्च किया गया था आपका PSLV C58 से है। ठीक। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी तीसरे क्वेश्चन का। अब हम सीधा चौथे क्वेश्चन पे आते हैं और चौथे क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसको मैं रख कर देता हूँ। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि जन औषधि पहल, जन औषधि पहल में शामिल होने वाला जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा बना? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश। ठीक। तो आपको पहले मैं बता दूं कि जन औषधि क्या है आपका। ठीक। तो जन औषधि जो अभियान है इसकी शुरुआत हुई थी 2008 में। जन औषधि अभियान की शुरुआत हुई 2008 में, लेकिन 2015 में इसका नाम बदल के कर दिया गया प्रधानमंत्री जन औषधि अभियान। ठीक। तो पहले आप जानिए कि जो जन औषधि पहल है इसकी शुरुआत तो हुई थी 2008 में, लेकिन 2015-16 में इसका नाम बदल के कर दिया गया प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। इसका नाम 2015-16 में कर दिया गया प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। क्या लक्ष्य है इसका? इसका लक्ष्य है, इसका उद्देश्य है कि देश में 10,500 जन औषधि केंद्र को स्थापित करना, जन औषधि केंद्र को स्थापित करना, ये इसका लक्ष्य है। और दवाई की कीमत में कमी करना, दवाई की कीमतों में कमी करना, कीमतों में कमी करना, ये सब इसके लक्ष्य हैं।
तो जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है? तो मैंने बताया जन औषधि पहल शुरू हुई थी 2008 में, 2015-16 में इसका नाम बदल के कर दिया गया प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। उद्देश्य 10,500 जन औषधि केंद्र को स्थापित करना, दवाई की कीमतों में कमी करना। तो इसमें शामिल होने वाला जो देश बन गया है वो देश है आपका मॉरिशस। देश बन गया कौन सा? आपका मॉरिशस। ठीक। और मॉरिशस में जो यहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उनका नाम है प्रविंद कुमार जगन्नाथ। प्रविंद कुमार जगन्नाथ यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मॉरिशस के। ठीक। तो ये जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश बन गया। अब ये जो मॉरिशस है, ये जो मॉरिशस नामक देश है, ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के देश के अंतर्गत आता है। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का देश है, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का देश है। मॉरिशस में एक देश है मिस्र। मिस्र इसलिए मैं आपको बता रहा क्योंकि अभी हाल ही में ब्रिक्स में शामिल होने वाला देश कौन सा बनेगा? आपका मिस्र। और इसके अलावा आप जानते हैं कि मिस्र की जो राजधानी वो काहिरा किस नदी किनारे स्थित है? नील नदी के किनारे स्थित है। जो मिस्र है आप जानते हैं यहाँ पे एक सभ्यता भी बड़ी विकसित हुई थी, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता आपकी, सॉरी मेसोपोटामिया नहीं होगी, यहाँ पे आपका मिस्र की सभ्यता होगी। मिस्र की सभ्यता, सॉरी मिस्र की सभ्यता। यहाँ पे एक सभ्यता भी विकसित हुई जिसका नाम क्या? मिस्र की सभ्यता। इसके अलावा मॉरिशस में एक देश और है, इथोपिया। 2018 में यूपी पुलिस ने पूछा कि इथोपिया की मुद्रा क्या है? बिर। लेकिन ध्यान में रखिएगा जो इथोपिया है ये भी अभी कितने शामिल हो गया? आपका ब्रिक्स में शामिल हो गया। ठीक। तो जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि मिस्र भी ब्रिक्स में शामिल हुआ, ऐसे कौन शामिल हो गया? आपका इथोपिया भी शामिल हो गया है ब्रिक्स में, ये ध्यान में आप रखिएगा। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए आपके किससे संबंधित? आपका जन औषधि पहल से संबंधित। तो मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ आज मैंने क्या आपको बताया है, आप ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि पेरू एक ऐसा देश है जिसने अपने यहाँ स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की क्योंकि पेरू में डेंगू की समस्या बहुत बढ़ गई है। फिर मैंने बताया कि जो पेरू है उसकी सीमा एक देश से लगती है, इसका नाम है बोलिविया, और उनके सीमा पर ही झील स्थित है, इसका नाम है टिटिकाका। पहला क्वेश्चन ये कराया। दूसरा क्वेश्चन मैंने कराया आपको कि ब्रिटेन के राजा हैं जो किंग चार्ल्स तृतीय, अभी हाल ही में इन्होंने एक भारतीय को नाइटहुड की उपाधि दी। उस भारतीय का नाम मैंने बताया आपको सुनील कुमार मित्तल, जो कि एयरटेल कंपनी के क्या है? ओनर है या मालिक है आपका। इसके बारे में मैंने आपको बताया। फिर मैंने बताया कि अभी हाल ही में इसरो ने अपना दूसरा स्पोर्ट की नींव रख दी है, वो नींव रखी उन्होंने तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टनम में। पहला है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि पड़ता कहाँ पे? आपका श्रीहरिकोटा द्वीप पर, और ये कहाँ है? आपका आंध्र प्रदेश में। और चौथा क्वेश्चन मैंने आपको कराया कि जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश बन गया आपका मॉरिशस। मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद कुमार जगन्नाथ, और इनका उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है 10,500 जन औषधि केंद्र को स्थापित करना, दवाओं की कीमतों में कमी करना। मॉरिशस दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का देश है। इसी मॉरिशस का एक देश है, इसी अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है मिस्र, जो कि ब्रिक्स में शामिल हुआ। मिस्र की राजधानी काहिरा है, नील नदी किनारे। मिस्र की सभ्यता भी आप जानते हैं। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है इथोपिया, जिसकी मुद्रा है बिर, और ये भी अभी हाल ही में किसमें शामिल हो गया? आपका ब्रिक्स में शामिल हुआ। एक चीज और जानते रहेगा, जो अफ्रीकन यूनियन है, अफ्रीकन यूनियन जिसे आप AU कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? इथोपिया में है आपका। ठीक। और आप जानते हैं जो AU है ये अभी हाल ही में किसका सदस्य बना है? G20 का सदस्य बना है। आप जानते रहिएगा कि G20 में कुल 21 है आपका, जिनमें से 19 देश हैं, 2 आपके ग्रुप हैं, जिसमें से एक AU है, एक EU है। और 2024 वाला जो G20 होगा वो ब्राज़ील में होगा। ये भी UPP में पूछा गया था। तो 2024 वाला कहाँ पे होगा? भी आपका ब्राज़ील में होगा। ये ध्यान में आप रखिएगा। ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।